नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। टर्की हाया सोफाया को एक म्यूजियम से मस्जिद में बदलने के लिए विचार कर रहा है और ये प्लानिंग क्यों करी जा रही है, इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस क्या हैं और साथ ही साथ इस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का इतिहास क्या है उसको हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो स्टडी आईक्यू का मिस ना करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन में मदद करने के लिए एस्पिरेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं यूपीएससी स्मार्ट कोर्स। ये कोर्स स्टडी आईक्यू की ऐप पर उपलब्ध है, तो आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड करना है और फिर आप इस स्मार्ट कोर्स के फीचर्स को देख सकते हैं और इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं ईएमआई ऑप्शंस पर। तो ये है हाया सोफाया। स्पेलिंग में जी आता है लेकिन जी साइलेंट है। अब आदत सबकी हेजिया सोफिया बोलने की है लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन हाया सोफाया होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। इट इज वन ऑफ द आर्किटेक्चरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बिल्डिंग स्थित है टर्की के कैपिटल इस्तांबुल शहर में, जिसका पुराना नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। इस वक्त ये एक म्यूजियम है, लेकिन टर्की के अदालतों में एक मामला चल रहा है जो 2 जुलाई को जिसकी सुनवाई पूरी हो गई। यह मामला था कि हाया सोफाया को फिर से मस्जिद में बदल दिया जाए। अब इसका वर्डिक्ट क्या है यह अभी तक अदालत ने बताया नहीं है। द जजमेंट हैज बीन रिजर्व्ड फॉर 15 डेज और ऐसी उम्मीद करी जा रही है टर्की के पॉलिटिकल सर्कल्स में कि 16 जुलाई को, जो कि रेजब तैयब अर्दोगान के खिलाफ हुए एक विद्रोह की एनिवर्सरी है, 2016 में उनके खिलाफ एक तख्ता पलट करने की कोशिश करी गई थी, उस एनिवर्सरी के दिन शायद यह फैसला अनाउंस किया जाएगा। हाया सोफाया लगभग 1500 या फिर 1600 साल पुरानी बिल्डिंग है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से स्ट्रक्चर को सबसे पहला स्ट्रक्चर मानते हैं। आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और लगभग 900 साल तक ये एक कैथीड्रल या चर्च के रूप में एग्जिस्ट किया था। उसके बाद ये कन्वर्ट कर दिया गया एक मस्जिद में। तो इस बिल्डिंग की शुरुआत जानने से पहले आपको ईस्टर्न रोमन एम्पायर या बिजेंटीन एम्पायर के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ईस्टर्न रोमन एम्पायर के पास बहुत बड़ा एरिया था। ऑलमोस्ट पूरा रोमन एम्पायर जो था वो इसी के कंट्रोल में आ गया था बाय 5th सेंचुरी एडी और कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल। आज यहां पर इस्तांबुल शहर स्थित है। लेकिन धीरे धीरे इसका एरिया कम होता गया, ये एम्पायर कमजोर होता गया और बाय द टाइम 14th सेंचुरी आता है तब ये बस इतने से एरिया में सिमट कर रह गया था, ज्यादा इसका एरिया नहीं बचा था। लेकिन जब ये एम्पायर अपने पीक पर था इन द 6th सेंचुरी, इन द 5th सेंचुरी, उस समय इस बिल्डिंग की नींव रखी गई थी। तो देखिए, क्रिश्चियनिटी जब धीरे धीरे अपने पांव पसारना शुरू करती है और रोमन एम्पायर में क्रिश्चियंस बहुत तेजी से बढ़ने लगे, तो 360 एडी में कॉन्स्टेंटिनोपल में यह तय किया गया कि एक चर्च बनाया जाएगा। तो जो अभी साइट है जहां पर हाया सोफाया है, 360 एडी में वहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया, कैथीड्रल था, चर्च था। वो बाद में डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई उसमें। 415 एडी में फिर से एक स्ट्रक्चर बनाया गया, अगेन उसमें आग लग गई, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन उसके बाद 537 में जब ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ, तब एम्परर जस्टिनियन ने डिसाइड किया कि अब हम इतना शानदार स्ट्रक्चर बनाएंगे जो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, ना ही उसमें लकड़ी होगी, आग वाग लगने का कोई डर नहीं रहेगा। जस्टिनियन के समय रोमन एम्पायर अपने चरम पर था, बिजेंटीन एम्पायर अपने मैक्सिमम एक्सटेंट पर था, तो पैसे और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए एक शानदार स्ट्रक्चर बनाना तय किया गया 532 में और 537 में बनकर ये तैयार हो गया। जैसे ही ये चर्च बना तो ये तुरंत ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का एक तरह से हेडक्वार्टर बन गया। आज जैसे आप वेटिकन को जानते हैं कि पोप वहां रहते हैं, वो रोमन कैथलिक्स का एक तरह से हेडक्वार्टर है, वैसे ही उस समय ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च और ये वेस्टर्न चर्च यानी आज का जो वेटिकन है, ये दोनों बराबर हुआ करते थे। तो वेस्टर्न चर्च का हेडक्वार्टर वेटिकन में था, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स का चर्च का हेडक्वार्टर था हाया सोफाया में इन इस्तांबुल, और लगभग 900 साल तक ये पोजीशन बनी रही। इस बेहद खूबसूरत फोटोग्राफ में आप हाया सोफाया को देख सकते हैं और ये बहुत दूर से लिया गया है फोटोग्राफ। इस फोटो में शायद आपको अंदाजा नहीं लग रहा होगा कि ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बट मैं आपको बता दूं कि आप देख, ये जो डोम है इसका, जब ये बना था तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डोम था और कई सदियों तक ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। ओरिजिनली ये मिनारेट्स इसमें शामिल नहीं थी, ये बाद में ऐड करी गई जब इसे मस्जिद बनाया गया। तो ये एक कैथीड्रल का काम करता था, एक तरह से चर्च का काम करता था। और आज आप देख सकते हैं पूरा एक नया शहर पीछे डेवलप हो चुका है, कॉन्स्टेंटिनोपल। लेकिन इस बिल्डिंग की खूबसूरती में कहीं कोई कमी नहीं है, इसके बराबरी का एक भी स्ट्रक्चर आसपास आपको मौजूद नहीं दिखेगा। और हाया सोफाया का मतलब क्या होता है ये भी चाहो तो याद रख सकते हो, होली विजडम। लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है होली विजडम। फिर आता है सन 1453, इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ऑटोमन एम्परर ने
कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया, बेजेंटीन एम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और जैसा कि उस वक्त नॉर्मल था या ट्रेडिशन था कि जो भी शहर जीता जाता है उसमें लूटपाट मचाई जाती थी, और खास करके जो धार्मिक स्थल हैं जैसे कि चर्च या मस्जिद, उनमें और ज्यादा लूटपाट मचाई जाती थी। तो ऑटोमन आर्मीज ने 3 दिन तक लगातार कॉन्स्टेंटिनोपल में लूटपाट मचाई। उसमें इस हाया सोफाया को भी बहुत बुरी तरह से डैमेज किया गया। इसमें जितनी भी महंगे चीजें लगी हुई थी, कहीं पर सोना लगा हुआ था, वो सब कुछ लूट लिया गया। लेकिन 3 दिन बाद जब ये लूटपाट रुकती है, उसके बाद तुरंत ये डिसाइड किया सुल्तान महमद ने कि इसे मस्जिद में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस इमारत थी, दुनिया में सबसे बड़ा चर्च माना जाता था ये, और इसको जीतना कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं था ऑटोमन सुल्तान के द्वारा। तो जैसे ही ये डिसीजन लिया गया, तुरंत वहां पर उस वक्त नमाज पढ़ी गई और मस्जिद में कन्वर्ट हो गया। हालांकि जो एक्चुअल फिजिकल कन्वर्जन है उसमें काफी समय लगा, उसको रिस्टोर किया गया, इंटीरियर रेनोवेशंस किए गए कई सालों तक, और धीरे धीरे उसमें मिनारेट्स ऐड करी गई। फिर 16वीं सदी में जाकर उसमें बहुत मेजर रेनोवेशंस किए गए क्योंकि बिल्डिंग पुरानी हो चुकी थी। फिर 19वीं सेंचुरी में भी फिर से ऑटोमन एम्परर्स ने इसमें रेनोवेशन कराया। लास्ट बड़ा रेनोवेशन हुआ था 1847 में। इन रेनोवेशंस के दौरान काफी कोशिश करी गई कि जो क्रिश्चियनिटी के सिंबल्स हैं उनको पूरी तरह से छुपा दिया जाए और इस्लामिक मोटिव्स यहां पर लाए जाएं। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कई सारे इसमें क्रिश्चियनिटी के सिंबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह की मिनारेट्स ऐड करी गई। आप डिस्टिंक्टली देख सकते हैं कि इसका बिल्डिंग मटेरियल और यहां पर बिल्डिंग मटेरियल थोड़ा अलग है, तो ये थोड़े अलग कलर की नजर आती हैं। और कुछ इस तरह का इसका सेंट्रल हॉल है, डोम के नीचे बहुत ही बड़ा हॉल है जहां पर हजारों लोग इकट्ठा हो सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया। बाय द वे, अगर आपको ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री जाननी है तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, उस पर मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर बनाया है पूरे ऑटोमन एम्पायर के 600 सालों की हिस्ट्री पर। तो इस ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद एक मॉडर्न सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ टर्की की स्थापना करी गई 1922 में, और इसके लीडर बने मुस्तफा कमाल पाशा या अतातुर्क। मुस्तफा कमाल अतातुर्क इन्हें कहा जाता था। अब अतातुर्क पूरी तरह से सेक्युलर थे। उनका मानना था कि जितने भी पुराने रीति रिवाज हैं उन्हें खत्म करना होगा, और उन्होंने एक सिंबल चूज किया कि हाया सोफाया को अब हम मस्जिद नहीं रखेंगे, इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाए। तो 1934 में अतातुर्क ने यह ऑर्डर पास किया कि हाया सोफाया को म्यूजियम बनाओ। 1935 में म्यूजियम चालू हो गया। इट वॉज थ्रोन ओपन टू द वर्ल्ड। दुनिया में अब कोई भी आकर यहां पर इस म्यूजियम को देख सकता था। 1985 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, और आज ये दुनिया में सबसे ज्यादा विजिटेड मॉन्यूमेंट्स में से एक है। 2014 में यहां पर 33 लाख लोगों ने इसे विजिट किया था। 3.3 मिलियन विजिटर बढ़ गए होंगे 5 सालों में। सन 2003 में टर्की में रजब तैयब अर्डोआन पावर में आते हैं। अर्डोआन की एके पार्टी जो है ये काफी कंजर्वेटिव पार्टी मानी जा रही है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि धीरे धीरे इनका जो जोर है वो कंजर्वेटिज्म की ओर जाता जा रहा है। ये पुराने चीजों को फिर से लाना चाह रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि टर्की का जो सेक्युलर नेचर है उसको अर्डोआन चेंज करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये ट्रेंड 2012-13 के बाद देखा गया है। अर्डोआन पावर में है 2003 से। तो 2013 में पहली बार इस म्यूजियम की जो मिनारत है वहां से अजान की परमिशन दे दी गई। फिर 2016 में 85 ईयर्स में पहली बार वहां पर म्यूजियम के अंदर प्रेयर्स हुई, मुस्लिम प्रेयर्स हुई, यानी कि उस जो मस्जिद में होती हैं उसी तरह से प्रेयर्स यहां पर करवाई गई। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 85 ईयर्स हाया सोफाया वाज यूज्ड एज अ मॉस्क। 2018 में फिर से यहां पर प्रेयर्स होती हैं, और इस बार तो खुद अर्डोआन प्रेयर्स में शामिल हुए और उन्होंने ही इस प्रेयर को लीड किया। 2019 में इस्तांबुल के लोकल इलेक्शंस थे, वहां पर यह मुद्दा उठाया गया अर्डोआन के द्वारा। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू दिया था और उसमें फेमसली ये लाइन कही थी कि मैं इसको फिर से मॉस्क में कन्वर्ट होते हुए देखना चाहता हूं। हालांकि इस म्युनिसिपल इलेक्शंस में इनकी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन पिछले 1 साल से लगातार अर्डोआन इसको मस्जिद में कन्वर्ट करने की बात उठाते आए हैं। अभी मई 2020 में 567th एनिवर्सरी थी ऑटोमन इन्वेजन की, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की। उसको सेलिब्रेट करने के लिए फिर से हाया सोफाया में इस्लामिक प्रेयर्स करवाई गई। और मीनवाइल पिछले कुछ सालों से एक एनजीओ है टर्की का, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स एंड एनवायरमेंट, इसने कोर्ट में केस दाखिल किया कि हाया सोफाया को मस्जिद में कन्वर्ट कीजिए। ये इसका ओरिजिनल यूज है, और इनका बेसिस ये है केस का कि 1934 में जो ऑर्डर पास किया गया था सरकार के द्वारा वो इलीगल है, उसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हैं। तो इसी मामले की सुनवाई अभी खत्म हुई है 2 जुलाई को, और फैसला रिजर्व रख दिया गया है, और लगभग सभी ये कह रहे हैं कि फैसला यही आया है कि इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब एक बात समझिए कि चाहे कोर्ट कुछ भी कहे, अगर अर्डोआन चाहे तो इसको कभी भी मस्जिद में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। लेकिन अर्डोआन शायद ये चाहते होंगे कि कोर्ट के थ्रू अगर ये फैसला आता है तो उन्हें एक लीगल बेसिस मिल जाएगा, यानी कि दुनिया में वो ये कह सकते हैं कि मैंने ये नहीं किया है, ये तो अदालत का फैसला है। तो शायद इसीलिए अदालत वाला रूट अपनाया जा रहा है।
और लोकल मीडिया रिपोर्ट्स तो ये तक कहनी शुरू कर चुकी हैं इस्तांबुल में कि हाया सोफाया को जब मस्जिद में कन्वर्ट किया जाएगा तो भी टूरिस्ट वहां पर आते रहेंगे, टूरिस्ट को आने की परमिशन मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली टूरिज्म से रेवेन्यू आता है। लेकिन इस मामले में यूनेस्को का भी कुछ रोल है। देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के नाते टर्की ने पहले से एग्री कर रखा है कि वो कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज को मानते हैं। तो ये वाली जो संधि है इसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यूज नहीं बदला जा सकता। यानी कि जब उसे रजिस्टर किया गया था एज अ हेरिटेज साइट, तब अगर वो मस्जिद थी तो वो आगे मस्जिद रहेगी, अगर म्यूजियम थी तो म्यूजियम रहेगी, चर्च है तो वो चर्च रहेगा। आप उसका यूजेज बाद में बदल नहीं सकते, अगर बदलते हो तो यूनेस्को के अप्रूवल के बिना नहीं बदल सकते। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि अर्डोआन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग हटवा देंगे, और अगर टैग हट भी जाता है तो भी वो इस फैसले के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मे बी ऐसा ना हो, मे बी ऐसा हो। लेकिन इस पूरे मामले में यूनेस्को के अलावा दुनिया के अन्य देश भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि देखिए ये बिल्डिंग लगभग 1000 साल तक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का हेडक्वार्टर था। तो आज भी जहां पर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले क्रिश्चियंस रहते हैं, जैसे कि ग्रीस, रशिया, इन देशों ने खास करके आपत्ति उठाई है टर्की के इस डिसीजन पर। हालांकि रशिया का जो क्रिटिसिज्म है वो थोड़ा सा संयमित है, लेकिन ग्रीस ने तो बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज किया है टर्की को, और फ्रांस और यूएस ने भी क्रिटिसाइज किया है। माइक पोम्पियो ने कुछ ही दिन पहले एक ट्वीट भी किया था इसके लिए कि हम टर्की से अपील करते हैं कि आप इसका दर्जा ना बदलें, हाया सोफाया को म्यूजियम रहने दें। रशिया ने भी इसके टर्की के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था, लेकिन बहुत खुलकर रशिया सामने नहीं आया, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि रशिया और टर्की के रिलेशंस कभी ठीक रहते हैं, कभी थोड़े से खराब भी हो जाते हैं। लेकिन ग्रीस इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ है, प्रखरता से ग्रीस इसका विरोध कर रहा है। इनफैक्ट 2018 में भी जब वहां पर प्रेयर्स हुई थी, इस्लामिक प्रेयर्स, तब भी ग्रीस ने यह मुद्दा उठाया था। 2 महीने पहले मई के महीने में भी यह मुद्दा ग्रीस ने उठाया था, जब वहां पर फिर से प्रेयर्स हुई थी, क्योंकि ग्रीस में आज भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा व्यापक है, बहुत सारे लोग उसे फॉलो करते हैं, और ग्रीस के लिए ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं इमोशनल इशू है। लेकिन इस सारी क्रिटिसिज्म को अर्डोआन पूरी तरह से नकार चुके हैं। उनका यह कहना है कि यह टर्की का इंटरनल मैटर है, तो इस पे दूसरे देशों को कहने का कोई अधिकार नहीं है। अर्डोआन पिछले कुछ सालों से हाया सोफाया के मुद्दे को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। जब भी राष्ट्रीय स्तर पर उनके पार्टी की पॉपुलैरिटी पिछड़ती है तो वो ये मुद्दा आगे ले आते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी वो इसको लेवरेज के लिए यूज करते हैं। जैसे कि 2015 में जब रोमन कैथोलिक चर्च ने आर्मीनियन जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया था, उस समय भी यह मुद्दा उठाया था अर्डोआन ने। 2019 में जब अमेरिका ने जेरूसलम को इजरायली कैपिटल एक तरह से मान लिया, अपनी एम्बेसी वहां शिफ्ट कर दी तेल अवीव से, तब भी ये मुद्दा वापस अर्डोआन ने उठाया था। तो समय समय पर इसको लेवरेज की तरह इस्तेमाल करते आ रहे हैं अर्डोआन, और कुछ नहीं है ये टर्की का डेफिनेटली इंटरनल मुद्दा, लेकिन इसका स्टेटस जो है वो एक तरह से इमोशनल इशू बन चुका है टर्की के लिए और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कंट्रीज के लिए। तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा, समझ में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।